नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, आज आपके साथ पर्यावरणीय समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 2 की यूनिट इकाई 5, 6 और 7 के बारे में अध्ययन और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप समझते हैं कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र में जो खंड 2 है, वो किससे संबंधित 5, 7, 6। तो यूनिट 5, 7, 6 जो है वो जब हम देखते हैं तो वो उपागमों से संबंधित है। यानी कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र के जो उपागम है, यानी पर्यावरणीय समाजशास्त्र खास करके पर्यावरणीय समस्याओं और समाज के संबंध को समझने के लिए जो उपागम है, वो किस तरह से कौन-कौन से उपागम पर्यावरणीय समाजशास्त्र को समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो उपागम है उसको हम कहते हैं ट्रेडमिल। ट्रेडमिल ट्रेडमिल। अब बात आती है उत्पादन, इसको कहते हैं उत्पादन की नीरस दिनचर्या, ऐसे कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं ट्रेडमिल। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप सब जानते होंगे, जो ज़्यादातर जिम में जाते होंगे, जो विद्यार्थी या और लोग। तो आप जिम में जाते हैं तो एक ट्रेडमिल मशीन होती है वहाँ पर। तो उस ट्रेडमिल मशीन को अगर आप देखें ध्यान से, तो उस पर व्यक्ति जो है उस पर उसको स्टार्ट करके और व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है, तो वो मशीन अपने आप रोल करती है और व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखता है, दौड़ता रहता है, पैर उठाता है, दौड़ता है एक ही जगह पर, बट वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। तो इसको कहा जाता है ट्रेडमिल। अब पर्यावरणीय समाजशास्त्र में कुछ विचारकों ने जो खास करके उत्पादन की पद्धति, इसको ऐसे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक समाज में उत्पादन के प्रमुख पूंजीवादी तरीके के खिलाफ उत्पादन सिद्धांत का ट्रेडमिल विशेष रूप से एक साहित्यिक, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांत का एक विस्तृत विश्लेषण और मूल्यांकन है। ट्रेडमिल सिद्धांत ने उत्पादन के प्रमुख तरीकों में कुछ मान्यताओं को उजागर किया है। यानी ट्रेडमिल सिद्धांत के माध्यम से जो प्रोडक्शन, खास करके जो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या इसको कहते हैं औद्योगिक उत्पादन की पद्धति कि कुछ मान्यताओं को, कुछ हिडन मान्यताओं को, या कुछ जो बाहरी मान्यताओं को उजागर किया। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के प्रमुख मोड में नए निवेश लगभग अपरिहार्य और उच्च स्तर के संसाधन निष्कर्षण के लिए आवश्यक हैं, जिससे उच्च लाभांश लाभ निकलेगा। यहाँ इन ट्रेडमिल सिद्धांत का ये मानना है कि जो उत्पादन की पद्धति है खास करके, इसमें निवेश लगभग अपरिहार्य है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का होना अनिवार्य है, और दूसरा उच्च स्तर के संसाधन निष्कर्षण आवश्यक है। यानी बिना प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण किए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यानी इस उत्पादन की पद्धति में बिना प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और बिना ही इन्वेस्टमेंट के उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। जिसका प्रमुख जो लक्ष्य होता है वो होता है उच्च लाभांश। तभी जाकर के जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबल होगा, यानी वो लाभप्रद होगा। इससे श्रमिकों और मजदूरों के लिए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और आगे नए निवेश करने की अनुमति होगी। यानी इस बात से यह भी जाहिर होता है कि चाहे वो संसाधनों का निष्कर्षण हो, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया हो, और इन्वेस्ट जब ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, तो मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आगे और री-इन्वेस्टमेंट होगा। तो हालाँकि नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के साथ निवेश करने के इस नए दौर में पारिस्थितिकी तंत्र की कमी और प्रदूषण होगा। यानी इसका आउटकम अगर हम निकाल के देखेंगे, यानी कि उत्पादन की पद्धति तो ऐसी है कि हमको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो होना ही है, लाभांश अर्जित करना है, मज़दूरों के लिए अवसर मज़दूरी के लिए अवसर क्रिएट करना है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा या परिणाम हम देखेंगे, वो इस तरह का होता है कि नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के साथ निवेश करने के इस नए दौर में पारिस्थितिकी तंत्र की कमी और प्रदूषण होगा। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो कमी आएगी, यानी उसका डिग्रेडेशन होगा, साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मजदूरी और सामाजिक व्यय में बाद में कोई वृद्धि नहीं होगी। यानी इसके साथ प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण के उच्च स्तर पर बना रहेगा। यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एनवायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन है वो बना रहेगा। इसके बावजूद श्रमिकों का मानना है कि रोजगार और नई नौकरियों के सृजन के लिए निवेश में वृद्धि आवश्यक है। ये उसकी हिडन, अगर आप कहें कि जो उत्पादन की पद्धति है, खास करके नई तकनीकों के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं,
उसको अगर या फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन का जो जो कारखाना पद्धति है, तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेडमिल जो सिद्धांत है उत्पादन का, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उद्गम कैसे हुआ। गोल्ड पेलो और स्नाइबर की तरह यह ट्रेडमिल सिद्धांतकार थे जिन्होंने उत्पादन सिद्धांत के ट्रेडमिल की वकालत की। यद्यपि स्नायरबर्ग इसके शुरुआती समर्थक थे, तथापि गोल्ड और पेलो ने ट्रेडमिल थ्योरी को लोकप्रिय बनाया। यानी जो गोल्ड गोल्ड और पेलो थे, उन्होंने ट्रेडमिल थ्योरी को फेमस किया। बल्कि इसके पहले जो स्नाइबर्ग और स्नाइनबर्ग स्नायरबर्ग ये भी इससे संबंधित थे, उन्होंने इसको शुरुआत की। ट्रेडमिल सिद्धांतकारों ने ट्रेडमिल के तर्क की व्याख्या करते हुए और पर्यावरण और समाज पर इसके प्रभाव को समझाते हुए हमें इसके उद्भव का संदर्भ दिया है। यानी जैसा कि हमने पहले कहा कि पर्यावरण और समाज के संबंध को समझने के लिए एक उपागम के रूप में ट्रेडमिल का जो सिद्धांत है वो निकल के आया। और जो सिद्धांतकार है ट्रेडमिल के, वो शायद यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडमिल सिद्धांत का उद्भव भी इसी से जुड़ा हुआ है। ट्रेडमिल सिद्धांतकार पर्यावरण की समस्याओं का संरचनात्मक समाधान चाहते हैं। यानी ट्रेडमिल सिद्धांतकार का मानना है कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका संरचनात्मक समाधान होना चाहिए, यानी उसका स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन मिलना मिलना चाहिए। वह उत्पादन के प्रमुख मोड के आलोचक रहे हैं, जिसको कहते हैं ट्रेडमिल सिद्धांत के उद्भव की खोज में ही हम इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले ट्रेडमिल के लक्षणों और विशेषताओं के को समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेडमिल के लक्षण क्या है, फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उत्पादन का ट्रेडमिल आर्थिक आदान प्रदान का एक सिद्धांत था जो यह तर्क देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र आर्थिक विकास और उन्नति ने प्राकृतिक संसाधनों की भारी मांग को जन्म दिया और जिसको पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों हेतु अधिक से अधिक ऊर्जा उपयोग करने की आवश्यकता भी महसूस की गई। हर बार ऐसा हुआ, बार बार ऐसा होता गया कि अधिक से अधिक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कृत्रिम ऊर्जा के उपयोग की महत्ता पर जोर दिया गया, और संसाधनों के अधिकतम दोहन। हर बार ऐसा पर्यावरण का क्षरण और भी बदतर होता गया, धीरे धीरे पर्यावरण और भी बदतर स्थिति में जाता गया। उत्पादन सिद्धांत के ट्रेडमिल में ट्रेडमिल मेटाफर एक समाज रनिंग इन प्लेस विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, यानी अगर इसको मेटाफर के रूप में समझें तो ऐसे समझा जा सकता है कि हम कहीं जाने के लिए, कहीं लक्ष्य पहुंचने के लिए चलते हैं, लेकिन हमको पता चलता है हम चल तो रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ थे वहीं पर हैं। हम हैं वहीं हम थे जहाँ। तो ये रनिंग इन प्लेस विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, हम वहीं पर दौड़ भाग कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह निकल के आता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम उत्पादन तो कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, हम जो है मजदूरों के लिए रोजगार तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन असल में जो लक्ष्य है इंक्लूसिव ग्रोथ का या समावेशी विकास का, वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। उसके मामले में हम वहीं पर वहीं हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, रनिंग इन प्लेस विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। तभी इसको ट्रेडमिल कहा गया कि हम दौड़ भाग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो मेन लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है, उस डेस्टिनेशन है, वहां तक हम नहीं पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, हम सही में नहीं दौड़ रहे हैं, हम रास्तों पर नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन हम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। गोल्ड और अन्य के अनुसार उत्पादक प्रणाली की सामाजिक दक्षता में आई कमी को इसने दर्शाया। इसका मुख्य उद्देश्य, इस ट्रेडमिल उत्पादन पद्धति का जो अप्रोच उपागम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उत्पादन प्रणाली की जो सामाजिक दक्षता थी, सोशल जो 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 इसकी इफिशियंसी थी, उसको उसमें कमी को दर्शाया। यानी और एस्पेक्ट और पक्ष उत्पादन के तो ठीक रहे, निवेश भी हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आगे बढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो सामाजिक दक्षता थी, जो सोशल इफिशियंसी थी, इसमें कमी आई, उसको ज़्यादा फोकस किया ट्रेडमिल सिद्धांत ने। इससे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की सामाजिक दक्षता में कमी आई। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में कमी, संसाधन निष्कर्षण और पारिस्थितिकी तंत्र
अपशिष्ट को पारिस्थितिकी तंत्र में कचरे के रूप में डंप करने की अत्यधिक बढ़ी हुई दरों की दिशा में एक बदलाव हुआ। यानी कि अगर देखा जाए कि तो अपशिष्ट जो निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र में कचरे को डंप करने का भी एक कॉन्सेप्ट आया, जिसको जैसे अगर आप माने तो जैसे जो हम न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट की जाती है हमारे जो 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 न्यूक्लियर जो हमारे कारखाने हैं, जहाँ से जो आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का जो निर्माण होता है, उसके बाद जो कचरा निकलता है, वो कचरा कहीं एक जगह डंप किया जाता है और उससे रेडिएशन होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो कहीं न कहीं जो किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दक्षतापूर्वक किया जाए और उसके निष्कर्षण को, यानी उसके अपशिष्टों को भी किस तरह से उसको रिसाइकिल किया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए, जिसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, वो अत्यधिक एक प्रकार से उसमें एक बहुत बदलाव आया, एक अत्यधिक बढ़ी हुई दरों के साथ। ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई, ज़्यादा कचरा निकलने लगा, तो उसमें उस ये कहीं न कहीं एक पर्यावरण के प्रति या कहेंगे सामाजिक दक्षता की कमी को दर्शाता है। पारिस्थितिक संकट के अलावा उत्पादन के ट्रेडमिल ने श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को कमजोर कर दिया। यह हितधारकों, श्रमिकों और समुदाय निवासियों की कीमत पर छोटे शेयरधारकों, निवेशकों और प्रबंधकों को लाभान्वित करता है। ऐसा मानना है इस उपागम का कि जो जो ऐसा नहीं है कि केवल पारिस्थितिकी क्षरण को ही ये बढ़ावा देता है, ये उत्पादन या जो नवीन उत्पादन पद्धति है, बल्कि अगर देखा जाए कि तो श्रमिकों के लिए भी ये रोजगार के अवसर को कम करता है। जैसे अगर आप बात इस तरह समझें कि ऑटोमेशन, जिसको कहते हैं स्वचालन, अगर बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा, तकनीकी का मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा, तो जो जो मज़दूरों की आवश्यकता है, जो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधनों की आवश्यकता जो उत्पादन में है, वो कम होगी। हम आप जानते हैं कि अमेरिका और विकसित देशों में और इंडिया में भी तमाम जो हमारे यहाँ, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या फिर क्या कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इन सब में अगर आप देखें तो उसका ऑटोमेशन ज़्यादा हुआ है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनीकरण, उसका सोफिस्टिकेशन मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मजदूरों को काम कम हो रहा है, यानी उनके रोजगार में भी कमी आ रही है। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है, इसमें हितधारक कौन हो रहे हैं, श्रमिकों और उनके समुदाय जो आसपास रहते हैं लोग फैक्ट्रियों के, उनकी कीमत पर छोटे शेयर धारकों, निवेशकों और प्रबंधकों, मैनेजर्स को फायदा हो रहा है। ठीक है, इस उत्पादन पद्धति, चूंकि ट्रेड मिल के बढ़ने से श्रमिकों को हटा दिया गया, निवेश के एक नए दौर के लिए सामाजिक समर्थन में कमी आई, कमी के बजाय राजनीतिक समर्थन बढ़ा। अब बात आती है जब जब रोजगार भी कम हो रहा है तकनीकी विस्तार से और इस उत्पादन की पद्धति से, तो इसमें कमी आनी चाहिए इसके सामाजिक समर्थन में। लेकिन सामाजिक समर्थन में कमी की बजाय राजनीतिक समर्थन और बढ़ा। पॉलिटिकल जो सपोर्ट कह सकते हैं फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, वो बढ़ा कि ये सही है, ये सही है, ये उत्पादन की पद्धति सही है। क्योंकि श्रमिकों और उनके परिवारों का मानना था कि यह उनके रोजगार और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक भी था। अगर ये उत्पादन की पद्धति नहीं होगी तो उनको शायद आगे आने वाले समय में रोजगार और भी नहीं मिलेगा, रोजगार की कमी हो जाएगी, इसलिए वो उनके परिवारों का ये भी मानना था। इस विरोधाभास को समझने के लिए स्नाइबर्ग ने 1980 में उत्पादन की ट्रेडमिल शब्द की शुरुआत की। इस शब्द की शुरुआत जो है स्नाइबर्ग ने 1980 में शुरुआत की थी, इस विरोधाभास को समझने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर इसको रैशनैलिटी बिहाइंड ट्रेड मिल प्रोडक्शन कहा जाए, उपागम, तो उसमें इसकी रैशनैलिटी क्या थी, तर्क क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरणीय गिरावट की वृद्धि के संदर्भ में ट्रेडमिल सिद्धांत का उदय हुआ, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तेजी से औद्योगिकरण देखा और उत्पादन और लाभ में वृद्धि हुई। इससे निवेश के नए दौर शुरू हुए और प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण पर मांग में वृद्धि हुई। उद्योगों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने की मांगों को सार्वजनिक वित्त पोषण, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं से नई प्रौद्योगिकियों के साथ पूरा किया गया। जो उत्पादन के जो क्षमता बढ़ाने, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए जो जो वित्त पोषण हुआ, जो फाइनेंसिंग हुई, जिसको कहा गया, वो विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं से नई प्रौद्योगिकियों के साथ पूरा किया गया। ये नई प्रौद्योगिकियां डूबी हुई पूंजी थी, जिसको कहा जाए, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, ये डूबी हुई पूंजी थी, क्योंकि यह उत्पादन के उच्च स्तर के माध्यम से लाभ बढ़ाती हैं। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा लाभ
होगा। चूंकि मानवीय श्रम की उत्पादक कार्य क्षमता सीमित होती है, इसलिए उत्पादक प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत का एक गुणक प्रभाव पड़ता है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसा कि जब हम कहते हैं कोई चीज़ गुणात्मक रूप से बढ़ती है या उसको अंकगणितीय वृद्धि जब होती है, तो वो तीव्र गति से विस्तार होता है। लेकिन जो 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 सामाजिक या कह सकते हैं कि कार्यक्षमता है, उत्पादक कार्यक्षमता जो श्रम की है, मानवीय श्रम की, वो तो गुणात्मक तरीके से बढ़ेगी। वो अंकगणितीय आधार पर नहीं बढ़ेगी कि 2 दूनी 4, 2 इंटू 4 नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों में एक गैप सा एक एक कॉन्ट्राडिक्शन और एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करता है। नई तकनीक उत्पादन की वृद्धि को उच्च स्तर पर बनाए रखती है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि लागत में कटौती करना हमेशा श्रम की कीमत पर होता है। जब बात आती है कि जो जो लागत है, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी कैपिटल है, या उसको कह देंगे कि उसमें कमी लाई जाए तब ज़्यादा लाभ बढ़ाया जा सकता है। तो ये कैसे होता है? लागत में कमी कब होती है? आप देख रहे होंगे, अब वर्तमान समय में भी आप देख रहे होंगे, जब रिसेशन होता है, जब जब आर्थिक संकट आता है दुनिया में, तो सबसे पहला काम क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ की छँटनी करना शुरू कर देते हैं। इसका यानी कि वो मज़दूरों की कीमत पर होता आया है। जो लागत में कमी करना मतलब कम मज़दूर तो कम लागत, लाभ उतना ही लेकिन कम मज़दूर तो कम लागत। इसका कारण यह है कि मशीन के संचालन की निश्चित लागत के विपरीत श्रम शक्ति को आसानी से बदला जा सकता है, जो अधिक कठोर, कड़ा और अनम्य होता है। श्रमिकों के विस्थापन के बावजूद ट्रेड यूनियन और सरकार अभी भी निवेश के नए दौर का समर्थन करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह नए रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करेगा। यह निवेशक प्रबंधकीय समूह की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को और बढ़ाता है। निवेशक प्रबंधकीय समूह के प्रभाव और क्लाउड को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में उनके योगदान में आसानी से देखा जा सकता है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सामाजिक जो जो दक्षता में कमी आ रही है, मज़दूरों पर गुणात्मक प्रभाव नकारात्मक रूप से आ रहा है, तो उसको विरोध करने की बजाय जो राजनैतिक वर्ग है, राजनीतिक पक्ष है, वो इसको सपोर्ट करता है, इसको और बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे जो चाहे वो अमेरिकी समाज रहा हो, वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर उद्योगपतियों, राजनेताओं के बीच और खास करके सेना के अधिकारियों, सेना के बीच एक गठजोड़-सा दिखता है। एक उनके अंदर एक सामंजस्य रहता है हमेशा। वो एक-दूसरे से मिलकर काम करते हैं। उसी तरह से पूरी दुनिया में, ना केवल अमेरिका में, अमेरिका से तो ये प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो चुनाव प्रबंधन का कार्य जो होता है, चुनाव के जो खर्चे होते हैं, वो बड़े-बड़े उद्योगपति या बड़े-बड़े इस तरह के जो निवेशक होते हैं, प्रबंधकीय समूह होते हैं, वो राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में अपना योगदान करते हैं, और इसी कारण यही है कि वो राजनीतिक समूह से वो सपोर्ट पाते हैं या वहां से समर्थन मिलता है। नतीजतन राजनेता, निवेशक, प्रबंधकीय समूह द्वारा किए गए आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते रहते हैं। जनता भी ऐसे आर्थिक विकास का समर्थन करती है क्योंकि इसे ही सामाजिक प्रगति का एकमात्र मार्ग माना जाता है। इसलिए आर्थिक विकास का विरोध करने वाले किसी भी समूह का विफल होना तय होता है। ट्रेडमिल के साथ मॉडल के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर लाभांश में वृद्धि होना लगभग तय होता है। यानी कि जो 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 कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी जो प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर जो जो लाभ होता है वो वृद्धि होना उसमें लगभग तय होता है, इसमें निश्चित होता है। अब बात आती है कि उत्पादन की ट्रेडमिल का प्रभाव क्या होगा, इसको समझना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रेडमिल का तेजी से विस्तार असीमित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पेट्रोलियम तक पहुंच के बाद से प्रेरित था। इसने पारिस्थितिकी की सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया और पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विस्तार का समर्थन किया था। 20वीं सदी की शुरुआत में इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के लिए निरंतर उपज के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को दरकिनार किया गया। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया ने प्राकृतिक संसाधनों के लिए निरंतर उपज के उपयोगितावादी से दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया था। यानी जो सस्टेनेबल जो प्रोडक्शन है या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था।
पर्यावरण के बिगड़ने और उसमें गिरावट आने के साथ-साथ विकास की सीमा का विचार उभर कर सामने आया। आगे चल कर के पर्यावरण की स्थिति जब और बिगड़ती गई और उसमें गिरावट आने के साथ-साथ ये लोगों के मन में या लोगों के डिस्कशन में ये बात आने लगी कि विकास की कोई सीमा होनी चाहिए। एक विकास की कोई सीमा है क्या? हालाँकि वर्ग और श्रेणी लाइनों के साथ जनसंख्या के बढ़ते भेदभाव के कारण या उसका पर्यावरणीय गिरावट को नज़रअंदाज कर दिया गया था। उस समय भी जब ये बात निकल के आई, तो जो वर्ग, जो क्लास का इमर्जेंस हो रहा था, जो कैटेगरी का जो जो स्ट्रैटिफ़िकेशन समाज में था, ख़ास करके जनसंख्या को लेकर के, जो जो डाइवर्सिफ़िकेशन था, उसको इस वजह से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके बढ़ते आकार को जो 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 उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पर्यावरणीय गिरावट थी उसको नज़रअंदाज कर किया गया। कि भाई जनसंख्या का पालन-पोषण कैसे होगा? उत्पादन नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, उद्योग नहीं लगेंगे तो लोग खाएँगे क्या? ज़िंदा कैसे रहेंगे? एक्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, सर्वाइवल की बात आएगी। तो ये कहीं न कहीं जो पारिस्थितिकी जो एस्पेक्ट था, पक्ष था, उसको नज़रअंदाज किया गया। उभरता हुआ मध्यम वर्ग बिगड़ते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से अछूता था, क्योंकि वे प्रदूषणकारी इकाइयों की हवा और उस विपरीत धारा की तरफ रहते थे। अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए कि जो जहाँ पर ये उद्योग स्थापित होते हैं, वहाँ पर जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, वो उससे दूर रहता है। प्रभाव किस पर पड़ता है? जो वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर हैं, वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, वो एक कहीं न कहीं देखा जाए तो वो उस एक एक वो उससे बच जाते हैं और मध्यम वर्ग उससे बचा रहता है, उच्च वर्ग उससे बचा रहता है, क्योंकि प्रभाव जो डायरेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है प्रदूषण का, पर्यावरणीय ह्रास का, वो मज़दूरों पर पड़ता है, जो कि वो ज़्यादातर नज़दीक रहते हैं, उन्हीं के वहाँ जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर रहते हैं। जबकि अधिकांश शारीरिक परिश्रम ब्लू कॉलर करने वाले श्रमिक और मजदूर पर संपत्ति की कम लागत और श्रमिकों की सीमित मजदूरी के कारण प्रदूषणकारी इकाइयों की हवा के रुख के साथ प्रवाह की ओर रहते हैं। परिणाम स्वरूप इसका श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अ, कॉमनर के अनुसार ट्रेडमिल सिद्धांत के जो अग्रदूत पूंजी उत्पादकता की विचारधारा और दृष्टिकोण में पाया गया था। यानी अगर इसको देखा जाए कि ट्रेडमिल का सिद्धांत जो था वो पूंजी उत्पादकता कैपिटल प्रोडक्शन की विचारधारा में इसका जन्म हुआ। पूंजीगत उत्पादकता का लक्ष्य प्रति श्रमिक भौतिक पूंजी में वृद्धि करना है, ताकि उत्पादन और लाभ में वृद्धि हो सके। यह 1970 के दशक में श्रमिक उत्पादकता लेबर प्रोडक्टिविटी पर आर्थिक और प्रबंधकीय फोकस के बिल्कुल विपरीत था। श्रमिक उत्पादकता का उद्देश्य खर्चों और उपव्यय को कम करना है। श्रमिक उत्पादकता का मतलब हुआ कि खर्चे और जो उपव्यय है उसको कम करना, ताकि कारपोरेट लाभप्रदता में वृद्धि हो। यानी जो उद्योगपति हैं उनके फायदे को बढ़ाया जा सके, जो उनका प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जा सके। जबकि श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि यानी ट्रेड मिल का त्वरण प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण की दी गई दर पर श्रमिकों को बहुत कम, बिल्कुल भी लाभ नहीं देता है। पूंजी उत्पादकता में वृद्धि नई उत्पादन पद्धतियों की शुरुआत के साथ उत्पादन की उच्च दर और प्राकृतिक संसाधनों की निकासी हुई। इससे ऊर्जा की जरूरतें बढ़ी और रासायनिक कचरे का निर्वहन हुआ। ट्रेड मिल के त्वरण का प्रभाव प्राकृतिक वास के विनाश में देखा जा सकता है, जो उत्पादन के ट्रेड मिल विस्तार का एक संकेत है। जैसे ही ट्रेडमिल फैला, पूंजी उत्पादकता में वृद्धि के साथ अंततः मजदूरी और नौकरी के अवसरों में गिरावट आती गई। हैरिसन इसे विकास के लिए निम्न मार्ग कहते हैं। इसको शॉर्ट पाथ कहा जा सकता है, कि इसको नैरो पाथ कहा जा सकता है, कि शॉर्टकट मेथड कहा जा सकता है, जिसमें कि विकास के लिए। इससे श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों में अशांति और खलबली फैल गई, यानी अनरेस्ट इमर्ज किया। हालांकि प्रबंधन ने जॉब ब्लैकमेल के माध्यम से इस अशांति को और खलबली को कम करने का प्रयास किया गया। ट्रेड यूनियंस और जो श्रमिकों में इसके खिलाफ आवाजें उठी, लोग आंदोलित हुए, लेकिन वही बात फिर निकल के आती है कि प्रबंधन जो था, जो जो उद्योगपति होते थे, जो एम्प्लॉयर होते थे, उन्होंने ब्लैकमेल के माध्यम से इस अनरेस्ट को दबाने का प्रयास किया। ट्रेड मिल के विस्तार के साथ साथ कॉर्पोरेट्स के लिए लाभ में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर होती है।
ट्रेडमिल विस्तार के दौरान श्रमिकों के एक छोटे से वर्ग के लिए विकास करने का वही एक निचले रास्ते का अनुभव होता है, जैसा कि विकास हेतु उच्च पथ के रूप में होता है, क्योंकि यह वेतन में वृद्धि, कौशल में उन्नयन और करियर में उन्नति लाता है। ये वो श्रमिक और मजदूर होते हैं जो विपणन, वित्तीय विश्लेषण और ग्राहक सेवा में लगे होते हैं। वैश्वीकृत दुनिया में शेयर धारकों के अलावा वे गिने चुने लाभार्थी ही होते हैं। एक तर्क बाद में ये भी दिया गया कि जो कुछ श्रमिक ऐसे भी हैं जो लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन उसमें भी एक विशेष वर्ग है श्रमिकों का जो लाभान्वित होता है, जो वित्त से जुड़ा है, विपणन से जुड़ा है, ग्राहक सेवा से जुड़ा है, वो तो लाभ पाता है, लेकिन जो अधिकतर मजदूर हैं वो उससे लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। वैश्विक दुनिया में शेयर धारकों के अलावा मतलब ये माना जाए कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रबंधकी के समूह है, वो अधिकतम लाभ लेता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि उत्पादन के संसाधनों के जो मालिक होते हैं वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं और लाभ लेते हैं, और जो मज़दूर होता है अपने खून पसीने से जो वस्तुओं का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है, वो उसको कम से कम वो धीरे-धीरे गरीब होता जाता है, उसको कम से कम लाभ होता है। तो गोल्ड, पेलो और स्नाइबर जैसे ट्रेडमिल सिद्धांतवादी उपभोग के बजाय उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि उपभोक्ता अंतिम खरीदार हो सकते हैं, लेकिन यह उत्पादन प्रबंधक और मालिक हैं जो उत्पादक प्रणाली के लिए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के आवंटन का निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उत्पादन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उपभोग करने का, उपभोक्ता उसमें इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी के प्रकार, श्रम के उपयोग और उत्पादन की मात्रा निर्माता और उत्पादक तय करते हैं। ये उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया के बाहरी पक्ष होते हैं। उपभोक्ता उत्पादों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उत्पादक प्रौद्योगिकियों के लिए पूंजी के आवंटन पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। कितनी पूंजी इन्वेस्ट की जाएगी प्रौद्योगिकी लाने के लिए, नहीं, इसमें जो जो उपभोक्ता होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो केवल होल सोल डिसीजन जो होता है वो एम्प्लॉयर का होता है, वो कॉरपोरेट का होता है। ट्रेड मिल सिद्धांतकारों का तर्क है कि उत्पादन के बजाय उपभोग निर्णय को पहले रखना एक भ्रांति होगा, यानी उत्पादन के बजाय उपभोग को, क्योंकि यह समाज में विद्यमान शक्ति संबंधों को अस्पष्ट कर देगा। वास्तव में गोल्ड और अन्य के अनुसार राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की उपेक्षा करना मौजूदा यथास्थिति को सुदृढ़ करना होता है, जहां ट्रेडमिल विशिष्ट वर्ग द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा उपभोक्ता की पसंद पहले से ही बाधित कर देता है। यानी जहां ट्रेडमिल विशिष्ट वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय, यानी कि अब तो इस तरह का होता है कि उपभोक्ता क्या वस्तुएं उपभोग करेगा, किस तरह का सामान या उपभोग की वस्तु वो बाजार से खरीदेगा, इसका भी निर्धारण और निर्णय जो है वो ट्रेडमिल विशेष वर्ग द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी उपभोग की वस्तु को जब आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और सोशल मीडिया पर तो आप देखते हैं आपको बहुत बढ़ा-चढ़ा-कर उसकी खूबियों को बताया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया जाता है कि ये वस्तु ये ज़्यादा अच्छी है, इससे खाने से, इसके पहनने से, इसको उपयोग करने से आप बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएँगे, आप बहुत बलशाली हो जाएँगे, ये ऐसा दिखाया जाता है। तो ये निर्णय लेने की, यानी उपभोक्ता का रोल जो पहले था भी उसको भी कम कर दिया जाता है, क्योंकि मार्केट और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम के द्वारा जो ट्रेडमिल विशिष्ट वर्ग है वो ये भी निर्धारित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब बात आती है कि भौतिक इच्छाओं का सामाजिक निर्माण होता है, ऐसा मानना है ट्रेडमिल सिद्धांतवादियों का। गोल्ड एंड अन्य यह देखते हैं कि मानव की जरूरतें और इच्छाएं बड़े पैमाने पर उत्पादन की पूर्व मौजूदा स्थितियों से निर्धारित होती हैं। सिलर के बाद उनका तर्क है कि इच्छाएं सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और भौतिक इच्छाओं का निर्माण भौतिक उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। हम क्या चीजें उपभोग करेंगे, क्या चीजें हम यूज करेंगे, इसका जो निर्धारण होता है वो भौतिक उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कि हम क्या किन वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ये वस्तुओं के उत्पादन करने वाले लोग निर्धारित करते हैं। गोल्ड और अन्य के अनुसार भौतिक इच्छाओं का मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं उनका मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिसमें उत्पादन निर्णय शामिल रहते हैं और बाजार की रूपरेखा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के बजाय उद्योग द्वारा आकार दी जाती है। उपभोक्ता को जरूरत किस बात की है, इसके बजाय
जो उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के बजाय उद्योग उसको डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाए, किसका उत्पादन बढ़ाया जाए, किसको सस्ता कर दिया जाए, किस चीज़ों को मार्केट में लाया जाए, तो पहले ये यूज़ करेंगे, फिर दूसरा कुछ यूज़ करेंगे, इस तरह से निर्धारित किया जाता है। इसमें उद्योग के प्रमुखों ने बड़े पैमाने पर उपभोग की संस्कृति बनाने के लिए विज्ञापन कंपनियों के अगुओं और अग्रणियों के साथ सहयोग किया। जैसे मैंने बताया, विज्ञापन के माध्यम से तमाम बहुत पैसा डॉलर, लाखों-लाख डॉलर, करोड़ों-करोड़ डॉलर खर्च किए जाते हैं कि लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके कि वो ये प्रोडक्ट खरीदें हमारे। ऐसा होने में एक कारण यह है कि उत्पादक परिणामों में वृद्धि के साथ व्यक्तिगत खपत में भी एक समान वृद्धि देखी जाती है। अब बात आती है, क्या ट्रेडमिल सिद्धांत एक द्वंद्वात्मक सिद्धांत था? जैसा कि माना जाता है, देखने से आपको लगता है कि कार्ल मार्क्स जो द्वंद्वात्मक सिद्धांतवादी हैं, वो उनके अनुसार ये बात इस बात को स्थापित करता है कि जो जो उत्पादन की ये पद्धति कहीं न कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर, एम्प्लॉयर और रिसोर्सेज़ के जो मालिक हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा करता है, मज़दूरों के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, सामाजिक विकास के खिलाफ है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का जो जो अनियंत्रित दोहन किया जाता है इसमें, तो कहीं न कहीं किसी की कीमत पर, गरीबों की कीमत पर, पर्यावरण की कीमत पर उत्पादन किया जाता है। तो इससे एक शक पैदा होता है, एक 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 शंका होती है कि क्या ये एक द्वंद्वात्मक सिद्धांत है? द्वंद्वात्मकता के आधार पर 3 संभावित संश्लेषण इसके किए गए हैं। इसके जो जो ट्रेडमिल सिद्धांत है, एक आर्थिक संश्लेषण है, एक प्रबंधित नियोजित न्यूनतम संश्लेषण है, और जो जो तीसरा है वो एक पारिस्थितिक संश्लेषण है। इन 3 संश्लेषण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत था कि नहीं था। आर्थिक संश्लेषण, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि एक ऐसी ऐसी उत्पादन की होड़ को बढ़ावा देता है, उत्पादन ऐसे निवेश को आकर्षित करता है जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और अधिकतम लाभ को अर्जित करने के लिए अग्रसर होता है। एक प्रबंधित नियोजित न्यूनतम संश्लेषण 1975 से 1980 तक पर्यावरणीय आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण की ओर नीति में बदलाव आए थे, जिसे प्रबंधित नियोजित अभाव के रूप में लेबल किया गया था। यहाँ राज्य ट्रेडमिल संस्थानों को पारिस्थितिक तंत्र तक पहुंच सीमित करता है। यहाँ पर थोड़ा ये देखा गया कि तमाम पर्यावरणीय आंदोलन जब हुए तो राज्य, जो स्टेट था, जो गवर्नमेंट थी, उसको ये लगा कि नहीं, अब हमको एक खुली छूट के रूप में नहीं रखना है पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग के हेतु, बल्कि उस पर एक नियोजित, एक प्लानिंग के तरह एक लिमिटेशन उसकी रखनी पड़ेगी। और यहाँ ट्रेड मिल संस्थानों को पारिस्थितिक तंत्र तक पहुंच सीमित करता है। यानी जो ट्रेड मिल संस्थान थे, जो उद्योगपति थे, अब सरकार के माध्यम से या राज्य के माध्यम से उसको सीमित कर दिया गया। क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किस कीमत पर यूज कर सकते हैं, इस एक कुछ इसमें इसको कहा गया एक प्रबंधित नियोजित न्यूनतम संश्लेषण। तीसरा संश्लेषण एक पारिस्थितिक संश्लेषण है। पारिस्थितिक संश्लेषण में लाभ, मजदूरी या रोजगार की परवाह किए बिना स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच को नियंत्रित करती है। यानी पारिस्थितिकी के ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए जब उत्पादन का विश्लेषण किया जाए, यानी लाभ हो ना हो, मजदूरी कैसी होगी नहीं होगी, मजदूरों के लिए रोजगार होगा नहीं होगा, इसकी परवाह किए बिना पारिस्थितिकी को हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान देना और पर्यावरण के दोहन को नियंत्रित करना पारिस्थितिक संश्लेषण के अंतर्गत आता है। और ट्रेडमिल के बल प्रभुत्व के अलग अलग स्तर पर होगा। उसी तरह से संश्लेषण पर भी निर्भर करता है कि आज जो जो किस तरह से लोगों के, इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से लोग इन संश्लेषण के माध्यम से किस पर जोर देते हैं। तो 3 तरह के संश्लेषण की बात की गई। अब बात आती है कि ट्रेडमिल उत्पादन की जो समीक्षा ज़रूरी है और उसकी आलोचना। बहुत सारे सिद्धांतकार ऐसे हैं जो ट्रेडमिल उत्पादन जो पद्धति है उसकी आलोचना करते हैं। मार्क्सवादी विद्वान एरिक ओलिन राइट ने ट्रेडमिल पर गोल्डपेलो और श्राइनबर्ग के शोध कार्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी की है। राइट शुरू से ही स्पष्ट करते हैं कि वह ट्रेडमिल सिद्धांत के मूल तर्क से सहमत हैं। वो कहते हैं, पूंजीवाद अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण पारिस्थितिक विरोधी है, ना कि सिस्टम के भीतर व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण। वह गोल्ड और अन्य के शोध कार्यों में पूंजीवाद के बजाय ट्रेडमिल शब्द और मालिक, पूंजीपति, निवेशक के बजाय निर्माता के इस्तेमाल की आलोचना करते हैं। वह उन्हें भ्रामक सा लगता है। राइट ने एक और बात बताई कि सिर्फ इसलिए कि उत्पादन तार्किक रूप से खपत से पहले है,
इसका मतलब यह नहीं है कि यह खपत से अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। अब बात आती है ट्रेडमिल अप्रोच के बाद में दूसरा अप्रोच आता है जिसको कहते हैं पारिस्थितिक आधुनिकीकरण। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण एक अप्रोच है जिसे पर्यावरण पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते पारिस्थितिक संकट के कारण 1950 के मध्य में पश्चिम में यह उदित हुआ। अर्थव्यवस्था में विकास के साथ साथ यह संकट विकसित हुआ। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर्यावरण आंदोलन जो यूरोप में विकसित हुआ, ये पूंजीवाद कट्टरवादी जो आधुनिकीकरण था उसकी एक प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। इससे सतत विकास, इसको ऐसे समझ सकते हैं जो कट्टरवादी प्रतिक्रिया हुई एनवायरनमेंट जो पर्यावरणीय दोहन के खिलाफ जो एक सामाजिक आंदोलन, कट्टरवादी सामाजिक जो आंदोलन हुआ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक पारिस्थितिक आधुनिकीकरण जो उत्पन्न हुआ। इससे सतत विकास का एक बेहतर संस्करण भी देखा जा सकता है। इसको कहा गया कि एक मध्यम मार्ग के रूप में, कि सतत विकास की बात के रूप में माना जा सकता है कि ना तो एकदम इसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग ना हो, और ना ही इसको कहा सकता है कि जो है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो। इस पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि केवल आगे औद्योगिकरण के माध्यम से पर्यावरण सुधार हो सकता है। उनका मानना था कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण से प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग होगा और प्रदूषण में कम होगा। ऐसे सिद्धांतकारों का मानना था, अगर मूल रूप से इसको समझने की कोशिश की जाए तो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण एक सिद्धांत ऐसा था जो ये मानता था कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से और नई नई तकनीकों के इस्तेमाल करने से ही हम पारिस्थितिकी तंत्र के जो अंधाधुंध पारिस्थितिकी जो 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 क्षरण हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे, धीरे धीरे एक सक्सेसिव वे में रोक पाएंगे। या जोसेफ ह्यूबर और आर्थर मोल ही थे जिन्होंने पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया था, जबकि ह्यूबर इसके शुरुआती वकील थे। मोल वह थे जिन्होंने बाजार संचालित पर्यावरण सुधार पर जोर देकर इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। बाद में आर्थर मोल और गर्ट स्पारग्रेन ने पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत का एक संशोधन भी किया, जिसे पारिस्थितिक आधुनिकीकरण की अधिक संतुलित समझ के रूप में देखा गया। यह संशोधन उन्हें पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक पूंजीवाद के जाल से बचने में मदद करता है। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण एक सिद्धांत के रूप में नव मार्क्सवादी और नव उदारवादियों के बीच एक मध्यम मार्ग को अपनाता है। नव मार्क्सवादी और नव उदारवादियों के बीच में एक मध्यम मार्ग को अपनाता हुआ दिखता है पारिस्थितिक आधुनिकीकरण उपागम। आर्थर मोल के विचार के अनुसार पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य की बढ़ती स्वतंत्रता या स्वायत्तता और उत्पादन और उपभोग के आधार के रूप में पारिस्थितिक तर्कसंगतता के उद्भव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको इस तरह से कह सकते हैं के अनुसार जो 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 पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य में जो ऑटोनॉमी है या लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको उत्पादन और उपभोग के आधार के रूप में पारिस्थितिक तंत्र के उद्भव के रूप में प्रभावित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तर्कसंगतता का संस्थागतकरण बढ़ना। यह संस्थागतकरण सामाजिक प्रथाओं और संस्थागत विकास में प्रकट होता है। एफ.एच. बटल के अनुसार पारिस्थितिक आधुनिकीकरण मानता है कि संस्थाएं निंदनीय हैं और औद्योगिक पूंजीवाद में तकनीकी क्षमताएं हैं पर्यावरणीय दक्षता और बेहतर सतत विकास लाने के लिए। यानी बटल के अनुसार ऐसा मानना है कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण संस्थाओं को रिजेक्ट करता है और औद्योगिक पूंजीवाद को की तकनीकी क्षमताओं पर ज्यादा विश्वास करता है या पर्यावरणीय दक्षता या बेहतर सतत विकास लाने के लिए उसको ज्यादा योग्य मानता है। जोसेफ ह्यूबर वह व्यक्ति थे जो यह स्पष्ट करते हैं कि पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि वह औद्योगिक समाज और उद्योगवाद का तर्क इसके ऐतिहासिक चरण की व्याख्या करते हैं। जो जोसेफ ह्यूबर थे, जो भी एक जो आधुनिक पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण के जो सिद्धांतकार हैं, उनका मानना है कि ह्यूबर के अनुसार औद्योगिक समाज के 3 चरण होते हैं: औद्योगिक सफलता, औद्योगिक समाज का निर्माण और पारिस्थितिकी परिवर्तन। ये 3 चरणों की बात जो ह्यूबर करते हैं। आधुनिक समाज को समझने के लिए ह्यूबर ने 3 विश्लेषणात्मक श्रेणियों को अलग अलग किया है। औद्योगिक प्रणाली, जिसको टेक्नोस्फेयर उन्होंने कहा, औद्योगिक प्रणाली को समझना पड़ेगा इस आधुनिक समाज को समझने के लिए। और जीवन जगत, जिसको सोशोस्फेयर कहते हैं, जीवन जगत।
बायोलॉजिकल स्फीयर जिसको कहते हैं, या और प्राकृतिक स्फीयर जिसको जीवमंडल कहते हैं। ये 3 प्रणालियों के माध्यम से विश्लेषण करने के माध्यम से ह्यूबर ने आधुनिक समाज को समझने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की। ह्यूबर के अनुसार आधुनिक समाज के साथ-साथ समस्या यह है कि समाज मंडल और जीवमंडल टेक्नोस्फेयर द्वारा उपनिवेशित है। यानी समाज मंडल जो है या जिसको कहते हैं जीवन जगत सोशियोस्फेयर, वो जो है जीवमंडल और टेक्नोस्फेयर के द्वारा उपनिवेशित है। यानी वो डिसाइड करते हैं कि समाज मंडल कैसा होगा। उनके अनुसार संरचनात्मक डिजाइन में इस दोष को पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के साथ ठीक किया जा सकता है। आगे चल करके इसको संरचनात्मक डिजाइन में इस जो समस्या है इसको ठीक किया जा सकता है। जोसेफ ह्यूबर पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को उद्योगवाद के संदर्भ में और औद्योगिक समाज के ऐतिहासिक चरणों के हिस्से के रूप में देखते हैं। जबकि आर्थर मोल पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को बाजार प्रेरित पर्यावरण सुधार के रूप में देखते हैं। बाजार के द्वारा पर्यावरण जो सुधार होता है उसको उसके रूप में इसको खास करके विकसित देशों में जब देखें तो ऐसा मिलता है। मोल का तर्क है कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण आर्थिक बाजार और एक और अभिनेता और दूसरी ओर नागरिक उपभोक्ता और राजनीतिक संस्थाओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। मोल कहते हैं ये जो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण है वह आर्थिक बाजार और राजनीतिक अभिनेता जिसको कहते हैं राजनीतिक और दूसरी ओर नागरिक उपभोक्ता और राजनीतिक संस्थाओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। यानी जो आज का जो आधुनिक समाज है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण जिसको कहते हैं, वो आधुनिक समाज है, उन तीनों के सहयोग से ये वही उसी तरह की बात अगर आप कह रहे हैं तो जैसा कि अमेरिकन समाज में कहा गया कि वहाँ पर उद्योगपति, राजनेता और सेना इन तीनों के अंतरक्रिया के माध्यम से तीन ही वहाँ पर इलीट क्लास हैं जो निर्धारित करते हैं कि समाज में क्या परिवर्तन होगा, किस तरह का। उसी तरह की बात मूल कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बाजार संचालित पर्यावरण सुधार के लिए आर्थिक क्षेत्र पर मूल का जोर ह्यूबर के उद्योगवाद के विचार के बिल्कुल विपरीत था, जो पर्यावरण तकनीकी नवाचार में समाधान की मांग करता है। हाल के वर्षों में मोल और स्पार्गन ने पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत में संशोधन की पेशकश भी की है। वह 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण और पर्यावरण समाजशास्त्र पर प्रारंभिक बहस को नव मार्क्सवादी और प्रति उत्पादकता विचारकों के नेतृत्व वाले प्रमुख विचारधारा वाले स्कूलों की अत्यधिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। वास्तव में पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों ने पहले पर्यावरणीय बहस और उसके विश्लेषण को परिष्कृत करना और सुधार की प्रक्रिया में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों को शामिल किया है। आज पूंजीवाद को आमूल चूर पर्यावरण में सुधार में आवश्यक या बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है। बटेल पारिस्थितिक आधुनिकीकरण, अब बात आती है कि बटेल पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर 4 दृष्टिकोण बताते हैं। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर पहला दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठवाद के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन के आर्थर मोल और गर्ट स्पागलन ने सबसे पहले अधिक योगदान दिया इस विचार को स्थापित करने में। अन्य जोसेफ ह्यूबर और मार्टिन जेनिके के नेतृत्व में जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी यह विचार स्थापित हुआ। दूसरा दृष्टिकोण आता है रचनावाद का, कंस्ट्रक्टिविज्म का। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को उन्नत देशों में पर्यावरण नीति के प्रमुख प्रवचन के रूप में देखता है। यानी जो आधुनिकीकरण को उन्नत देशों में पर्यावरणीय नीति के रूप में इसको कहते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा दृष्टिकोण आता है पर्यावरणीय प्रबंधन का है, जो निजी क्षेत्र में औद्योगिक पारिस्थितिकी और पर्यावरण पुनर्गठन से निकटता से जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण का है, जो दक्षता बढ़ाता है और प्रदूषण और अपशिष्ट को कम करता है, जिसको रिसाइकलिंग सिस्टम बना है वो प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन। एक आइडियोलॉजी ये भी आ रही है निकल करके, खास करके जो संशोधन के रूप में देखा जाए मॉडर्न इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन को, तो देखा जाए कि रिसाइकलिंग का जो सिस्टम बनाया जा रहा है तकनीकी के माध्यम से, ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम लाया जा रहा है तकनीकी के माध्यम से, उसको भी एक ताकत के रूप में, एक संशोधन के रूप में देखा जा सकता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण के संशोधित रूप के रूप में। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण चौथा दृष्टिकोण पर्यावरण नीति नवाचार से जुड़ा हुआ है। मर्फी जैसे विद्वान पर्यावरण नीति के समावेश को पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। पर्यावरण नीति के समावेश यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है और एनवायरमेंटल पॉलिसीज की बात की जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दुनिया के
सर्वाधिक देशों में ये अब ये देखा जा रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाई है। भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना इसीलिए की गई है कि एक ऑब्जर्वेशन बना रहे, अगर पर्यावरण के क्षरण पर ज़्यादा कोई पर्यावरण के जो से संबंधित जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसको पनिश करने के लिए, उसको टेम करने के लिए, और इस माध्यम से पर्यावरणीय, इसको पॉलिसी कहा गया, एनवायरमेंटल पॉलिसी। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी एक कहीं न कहीं फिर तकनीकी प्रयोग के को बढ़ावा देती है। राज्य, अब बात आती है बटल के अनुसार पारिस्थितिक आधुनिकीकरण इवांस की एम्बेडेड स्वायत्तता के समानांतर है। जो कार्ल पोलोनी की डिसएम्बेडिंग एल इवांस की एम्बेडेड स्वायत्तता, जिसको कहते हैं एम्बेडेड ऑटोनॉमी की धारणा से ली गई थी, जो एक नौ वेबेरियन परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है। राज्य केंद्रितता की वेबेरियन धारणा से भिन्न है। जो अगर देखा जाए पहले जो सेंट्रल फोकस्ड होता था, राज्य महत्व होता था, राज्य केंद्र में होता था, लेकिन उससे थोड़ा भिन्न है। यह बड़े केंद्रीकृत राज्यों की नव मार्क्सवादी संरचनावादी धारणा के भी खिलाफ है। एम्बेडेड स्वायत्तता का विचार राज्य की संपत्ति के रूप में राज्य केंद्रितता या राज्य स्वायत्तता के विचार के बिल्कुल विपरीत है। इवांस के अनुसार एम्बेडेड स्वायत्तता और राज्य समाज तालमेल का लाभ यह है कि राज्य अधिक प्रभावी हो जाता है और नागरिक समाज समूह अपने लक्ष्य से बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इवांस ने आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास के मामले में राज्य की प्रभावशीलता को मापा, और इस यानी कि यह जो जो शहरी स्थिरता है उसको बनाए रखने में जो इसका प्रमुख योगदान होता है। तो इस तरह से अब बात आती है कि जो 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 इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है, उसको अगर वर्तमान समाज के संदर्भ में देखा जाए तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है। ऑर्थर मोल ने सुझाव दिया है कि वैश्विक पूंजीवाद पर काबू पाने का एक तरीका राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ओजोन परत, महासागरों आदि की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते ईएमई वास्तव में ऐसे विदेश मंत्रालय कानून और नीति सिद्धांत के संदर्भ में एक आम विभाजक की ओर ले जा रहे थे, जो अंततः सार्वभौमिक पर्यावरण कानून और नीति को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के रूप में पर्यावरणीय चिंताओं को एड्रेस किया गया है, और तमाम बड़े-बड़े समझौते हुए, चाहे ओजोन लेकर हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ को लेकर हो, उसको कम करने को लेकर हो, कार्बन इमिशन की बात हो, पेड़ों की कटाई की बात हो, ये सारे मुद्दों को लेकर के विश्व स्तर पर, वैश्विक मंचों पर एक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की गई, और कई सहमतियां बनी भी हैं, जिसका पालन भी विश्व के तमाम देश करते आए हैं। मूल का तर्क है कि वैश्विक पर्यावरणवाद गति पकड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरणीय व्यवहार की नैतिकता और सिद्धांत दुनिया भर में तेजी से लागू हो रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए टीएनसी और वैश्विक संस्थानों की निगरानी विकसित देशों से आगे बढ़ गई है, और विकासशील देशों पर भी निगरानी उसकी होना प्रारंभ हो गई है। इसका मतलब यह भी है कि गलती करने वाले निगम संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध स्थानीय सीमाओं के पार भी हो गए हैं। मोल के अनुसार वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के भीतर वैश्विक उप राजनीति का उदय हो रहा है। वह इसका श्रेय राष्ट्रीय और वैश्विक विकास पर नियंत्रण खोने वाले राष्ट्र राज्यों को देते हैं। मोलोव का मानना है कि वास्तव में वैज्ञानिक प्रमाण सामाजिक हित और संघर्ष का विषय बन गया है। अक्सर सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रमुख चर्चा पर सवाल उठाए हैं, और दुनिया भर में बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ साथ वैश्विक आर्थिक अभिनेता और अन्य नागरिक समाज के विरोध और उनकी संवेदनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा माना गया है, एक सरल शब्दों में अगर समझा जाए, कि एक उप राजनीतिक राजनीति का उदय हुआ है, उदय हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि जो वैज्ञानिक प्रमाणिकता है, जो जो ऑब्जेक्टिविज्म है, उसको दरकिनार करके जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको उस पर सवाल उठाना प्रारंभ हुआ है, और एक पारदर्शिता भी इस मामले में आई है। तमाम नागरिक समाज, जिसको सिविल सोसाइटी का रोल इसमें बहुत बड़ा हो गया है, जो उसका विरोध करता है, आंदोलन करता है, और इन सबको अब विश्व स्तर पर नजरअंदाज कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मोल का तर्क है कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत पर्यावरण को सामाजिक सिद्धांत के दायरे में वापस लाता है, जबकि बटल पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना करते हैं, क्योंकि यह अच्छी तरह से विकसित सामाजिक सिद्धांत नहीं मानते हैं, क्योंकि यह व्यापक राजनीतिक आर्थिक कारकों से आकार लेता है। बटल पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत की एक अस्पष्ट सामाजिक सिद्धांत के रूप में भी आलोचना करते हैं, क्योंकि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का तर्क राजनीतिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर निर्भर है।
हनिंगन के अनुसार पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत के खिलाफ दूसरी आलोचना इसकी अप्रतिरोधी तकनीकी आशावाद है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत के अलावा कि एक जोखिम का सिद्धांत आया बाद में, जिसको बहुत समय के अभाव की वजह से इसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि रिस्क सोसाइटी, खास करके आप अगर बात करें तो उल्रिच बेक और एंथनी गिडिंस ने इसके बारे में विशेष चर्चा की समाजशास्त्र सिद्धांत में, और आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में भी। लेकिन रिस्क सोसाइटी, जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है और हम आधुनिक समाज में आ रहे हैं, वैसे वैसे रिस्क बढ़ता, जोखिम बढ़ता जा रहा है। जोखिम लाभ का भी होता है, जोखिम हानि का भी होता है। तो एक रिस्क सोसाइटी में हम जी रहे हैं। आने वाले समाज में भी रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो कई समाजशास्त्रियों ने, उल्रिच बेक, एंथनी गिडेंस और फूकोन जैसे लोगों ने इसको रिस्क सोसाइटी को एक उपवागम के रूप में पर्यावरणीय समाजशास्त्र में इसका उल्लेख किया है, और पर्यावरणीय मुद्दों को समझने, मानव और पर्यावरणीय संबंध को समझने के लिए एक उपागम के रूप में विकसित करने की कोशिश की है। तो रिस्क सोसाइटी का सिद्धांत भी उल्रिच बेक और एंथनी गिडेंस ने दिया है। तो आगे चल करके इस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। नमस्कार।